नमस्कार। आज हम दो ऐसी सच्ची आपराधिक कहानियों की तह में उतर रहे हैं जो रिश्तों और भरोसे के ताने बाने को एकदम झकझोर कर रख देती है। हाँ बिल्कुल। पहली कहानी हमें बिहार के मुजफ्फरपुर ले जाती है और दूसरी दूसरी है उत्तर प्रदेश के आगरा की। और दोनों ही मामलों में आप देखेंगे कि कैसे शक, धोखा और लालच ने एक बेहद खौफनाक शक्ल ले ली। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से क्राइम की कहानी हिंदी से जो जानकारी मिली है उसे आपके सामने परत दर परत खोलें। हाँ, समझें कि हालात कैसे बिगड़े और अंत में क्या सबक मिलते हैं इनसे। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इन मामलों की गहराई में उतरना। शुरुआत करते हैं मुजफ्फरपुर वाली कहानी से। तारीख थी 7 जुलाई 2025। मुजफ्फरपुर का माड़ीपुर गांव। सुबह के करीब 4 बज रहे थे और अचानक बिजली चली गई। इसी वजह से सबा फिरदौस नाम की एक महिला की नींद खुल गई। अच्छा। वो उठी, अपने पति मुमताज अहमद उनके कमरे की तरफ गई और जैसे ही दरवाजा खोला, जो देखा उससे उनकी चीख निकल पड़ी। ओह, क्या हुआ था वहां? मंजर भयानक था। मुमताज फर्श पर औंधे मुंह पड़े थे, पूरा कमरा खून से सना हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अरे बाप रे। सबा की चीखें सुनकर पड़ोसी, घर के बच्चे सब जाग गए। कमरे के बाहर भीड़ लग गई। और सबा ने क्या किया फिर घबराहट में? हाँ, बुरी तरह घबराई हुई थी। उसने सबसे पहले मुमताज के बड़े भाई मुश्ताक उनको फोन किया और फिर फौरन पुलिस को भी इत्तला दी। पुलिस पहुंची होगी फिर? हाँ, फौरन। सूचना मिलते ही जो लोकल पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे जयप्रकाश सिंह और दूसरे सीनियर अफसर एसपी किरण कुमार, डीएसपी सीमा देवी, ये सब मौके पे पहुंचे। अच्छा। अब पहली नजर में देखने पर जैसा आपने बताया, कमरा अस्त व्यस्त, तो यही लगा कि ये लूटपाट के दौरान हुई हत्या है। हाँ, अंदाजा तो यही लगता है। पुलिस का शुरुआती अंदाजा यही था कि शायद हत्यारे पड़ोस की छत से आए होंगे। पहली मंजिल पर था कमरा। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर। तो शायद छत से आए, कमरे की लोहे की जाली काटी, ताला तोड़ा, अंदर घुसे, लूटपाट की और फिर मुमताज की हत्या करके भाग गए। ये शुरुआती थ्योरी की। फोरेंसिक टीम वगैरह भी आई होगी सबूत जुटाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एफएसएल टीम बुलाई गई। उन्होंने करीब 2 घंटे तक बहुत बारीकी से छानबीन की। क्या मिला उन्हें? कई सबूत इकट्ठे किए। खासकर बिस्तर के पास एक चाकू पड़ा मिला था, उससे खून के सैंपल लिए, फिंगरप्रिंट्स उठाए। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, खोजी कुत्तों की टीम। हाँ। और यहाँ एक थोड़ी अजीब बात हुई। खोजी कुत्ता मृतक के कमरे में घूमने के बाद सीधा पत्नी सबा उसके पास जाकर रुका। ओहो, ये तो बड़ा इशारा हो सकता था। हो सकता था, लेकिन उस वक्त पुलिस ने शायद उतना ध्यान नहीं दिया। भाई, वो पहली गवाह थी, पति की लाश देखकर सदमे में थी। हाँ, स्वाभाविक भी लग सकता है। तो पुलिस को लगा शायद कुत्ते का उसके पास जाना नॉर्मल हो। इसके बाद वो कुत्ता घर से निकला, गली से होता हुआ, फिर कुछ झाड़ियों के रास्ते से पास के रेलवे ट्रैक तक गया और बस वहीं रुक गया। यानी सुराग वहीं खत्म। हाँ, जैसे ट्रैक वहीं खत्म हो गया। लेकिन असल कहानी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई। अच्छा, क्या था रिपोर्ट में? रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली थी। पता चला कि मुमताज का गला किसी धारदार हथियार से बेरहमी से 3 बार रेता गया था। 3 बार? हे भगवान! और सिर्फ गला ही नहीं, उसी हथियार से उनकी दोनों आंखों पर भी वार किए गए थे, फोड़ दी गई थीं। उफ। और शरीर पर कम से कम 5-6 और गहरे घाव थे। ये साफ था कि ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी, हत्या बहुत ज्यादा गुस्से और नफरत से की गई थी। इतनी क्रूरता, इसका मकसद क्या हो सकता था? और जांच में आगे क्या पता चला? वो जो सामान गायब था उसका क्या? हाँ, जांच आगे बढ़ी तो पता चला, जैसा सबा ने भी बताया था, कि मुमताज के 2 मोबाइल फोन गायब थे। घर से कुछ ज्वेलरी और नकदी भी गायब थी। और जो सबसे अजीब बात थी, घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन उनका डीवीआर रिकॉर्डिंग बॉक्स, हाँ वही जिसमें सारी रिकॉर्डिंग स्टोर होती है, वो गायब था। साफ है कि किसी ने बहुत सोच समझकर सबूत मिटाए हैं। बिल्कुल, पूरी कोशिश की गई थी सबूत मिटाने की। और सबा, उसका क्या चल रहा था इस सब के दौरान? वो तो सदमे में होगी। हाँ, उसका तो रो रो कर बुरा हाल था, बार बार बेहोश हो रही थी। जब होश आता तो पुलिस को यही बताती कि उसके पति मुमताज वो पिछले कुछ महीनों से अपनी नौकरी को लेकर बड़े परेशान थे। नौकरी? कौन सी नौकरी? वो पंचायत रोजगार सेवक थे, तो उन्हें डर था कि कहीं नौकरी चली ना जाए। अच्छा। और सबा ने ये भी बताया कि मुमताज ने कई लोगों को पैसे उधार दिए थे जो वापस नहीं मिल रहे थे। वो बस यही कह रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पति का ऐसा दुश्मन कौन हो सकता है। पुलिस ने फिर आस पड़ोस की छानबीन की, सीसीटीवी फुटेज वगैरह। हाँ, वो तो किया ही।
जिस रास्ते से वो खोजे कुत्ता गया था ना, रेलवे ट्रैक की तरफ, हाँ, उस तरफ के एक सीसीटीवी कैमरे में रात के करीब 3 बजे एक नई सी काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आती जाती दिखी। स्कॉर्पियो? हाँ, तो पुलिस को शक हुआ कि शायद अपराधी इसी गाड़ी में आए होंगे। मुमताज के जो मोबाइल गायब थे, उनके नंबर भी सर्वेलांस पर लगाए गए, लेकिन कोई खास लीड नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला। मामला उलझता जा रहा था। बिल्कुल। जब सीधी जांच से, मतलब इन सब चीजों से कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा, तो पुलिस ने अपनी रणनीति बदली। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सोचा कि दोबारा परिवार वालों और पड़ोसियों से बात की जाए और ज्यादा गहराई से पूछताछ की जाए। और यहीं से कहानी ने एक अहम मोड़ लिया। क्या पता चला? कुछ पड़ोसियों ने, मतलब दबी जबान में, एक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब मुमताज घर पर नहीं होते थे, तो कभी कभी एक अनजान युवक सबा से मिलने उनके घर आता था। एक अनजान युवक? किसके घर? मुमताज के घर? हाँ, मुमताज के घर सबा से मिलने। अब ये युवक कौन था, ये ठीक से किसी को नहीं पता था। ओहो, ये तो शक गहराने वाली बात हो गई। बिल्कुल। अब इस नई जानकारी के बाद पुलिस ने फिर से सबा से पूछताछ की, और इस बार सबा का बयान एकदम बदल गया। क्या कहा उसने? ऐसे से बिल्कुल अलग? हाँ, पहले से बिल्कुल अलग। अब उसने कहा कि जब वो पति के कमरे में गई तो उसने देखा कि कुछ लोग मुमताज को मार रहे थे। पहले तो उसने कहा था कि वो बाद में गई थी। हाँ, पहले कहा था कि उसने लाश देखी, अब कह रही है कि उसने हत्या होते हुए देखी। और उसके मुताबिक उन लोगों ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया, उसे बांध दिया और उसी के सामने उसके पति को चाकुओं से गोदकर मार डाला और फिर अलमारी लौटकर चले गए। बयान में इतना बड़ा फर्क? पुलिस को तो पक्का शक हो गया होगा। शक बहुत गहरा गया। पुलिस को लगा कि सबा जरूर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, कोई कहानी गढ़ रही है। और तभी परिवार के ही किसी और सदस्य से एक और चौंकाने वाली बात पता चली। क्या? पता चला कि मुमताज का छोटा भाई भी उन्हीं के साथ रहता था, लेकिन घटना से ठीक एक दिन पहले सबा ने उसे किसी काम से रिश्तेदारी में भेज दिया था। हाँ, और सिर्फ भेजा ही नहीं था, रात को वहीं रुकने को भी कहा था, जोर देकर। अच्छा, और देवर ने क्या कहा? जब पुलिस ने उस देवर से बात की तो उसने भी यही कहा कि हाँ, भाभी ने ही जोर देकर कहा था कि रात वहीं रुक जाना, सुबह आना। अब तो सारे इशारे साफ तौर पर सबा की तरफ जा रहे थे। देवर को जानबूझकर घर से भेजना, बयान बदलना, वो अनजान युवक वाली बात। हाँ, पुलिस का शक एकदम पुख्ता हो गया। उन्होंने फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करके सबा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। और मोबाइल से कुछ मिला? यहीं से केस का रुख पूरी तरह पलट गया। पुलिस ने सबसे पहले क्या देखा? गूगल सर्च हिस्ट्री। हाँ, और जो वहां मिला उससे जांच अधिकारियों के होश उड़ गए। क्या सर्च किया था उसने? घटना से सिर्फ कुछ ही दिन पहले सबा ने गूगल पर सर्च किया था, हत्या कैसे करनी चाहिए। क्या? गूगल पर हत्या कैसे करें? अरे बाप रे, ये तो सीधा सबूत है। आजकल ये कितना आम हो गया है कि लोग अपराध करने के तरीके भी इंटरनेट पे ढूंढते हैं। हाँ, ये आजकल की एक कड़वी सच्चाई है। और ये डिजिटल फुटप्रिंट, ये एक बहुत बड़ा सबूत बन गया। ये तो सबा ने मान लिया होगा। अब पुलिस ने जब ये सबूत सामने रखकर सख्ती से पूछताछ की तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई, टूट गई। और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपने पति मुमताज की हत्या की है। उसी ने? अकेले? उसने यही कहा। उसने बताया कि उसने गूगल और यूट्यूब से हत्या के तरीके सीखे थे और फिर पूरी योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन एक सवाल है, मुमताज तो हट्टे कट्टे आदमी थे जैसा बताया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि हत्या बहुत क्रूर तरीके से हुई, गला काटा गया, आंखें फोड़ी गईं। क्या अकेली सबा? हाँ, यही सवाल पुलिस के मन में भी था। क्या अकेली सबा इतनी बेरहमी से ये सब कर सकती थी? सबा अपने कबूलनामे में कह रही थी कि उसने सोते हुए पति का मुंह तकिए से दबाया था। लेकिन रिपोर्ट तो कुछ और कह रही थी। बिल्कुल, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खा रहा था। और फिर वो दरवाजे की कटी हुई जाली और ताले का क्या, वो क्यों काटा गया था, और वो अनजान युवक कौन था जिसका जिक्र आया था? मतलब कई सवाल अब भी बाकी थे। तो पुलिस ने फिर और पीछे जाके जांच की, इनके रिश्ते की हिस्ट्री। हाँ, बिल्कुल। इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए पुलिस ने और गहराई से जांच की, परिवार वालों से बात की, और पता चला कि ये रिश्ता ये शुरू से ही काफी उलझा हुआ था। कैसे? सबा जो है वो रिश्ते में मुमताज की साली लगती थी। साली? हाँ, असल में सबा की बड़ी बहन की शादी मुमताज के बड़े भाई मुश्ताक उनसे हुई थी। अच्छा। तो इसी रिश्तेदारी में आने जाने के दौरान
सबा और मुमताज के बीच प्रेम पनपा और ये प्रेम जल्दी मतलब अवैध संबंधों में बदल गया। कहा जाता है कि उस वक्त सबा की उम्र सिर्फ 16 साल थी। तो मतलब ये रिश्ता परिवार की मर्जी के खिलाफ शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल। जब परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने बहुत रोका टोका, जाहिर कोई राजी नहीं था, लेकिन सबा और मुमताज नहीं माने और घर से भाग गए। हाँ। अब मामला है कि बिरादरी का था, रिश्तेदारी का था, तो समाज और परिवार का काफी दबाव बना। आखिरकार दोनों परिवारों ने समझौता किया और 2012 में उनकी शादी करवा दी गई। चलो शादी हो गई, उसके बाद क्या हुआ? क्या रिश्ते सुधरे? शादी के वक्त मुमताज के पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी। वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। सबा भी पढ़ने में तेज थी। उसने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। फिर 2014 में मुमताज की नौकरी लग गई, पंचायत रोजगार सेवक के तौर पर। अच्छा। इसके बाद वो सबा को लेकर मुजफ्फरपुर आ गए, अपना घर बना लिए। सबा के मन में भी एक इच्छा थी, वो अफसर बनना चाहती थी। उसने बीपीएससी और यूपीएससी मतलब सिविल सेवा की परीक्षाएं भी दी। अरे वाह। हाँ, और इस बीच उनके 3 बच्चे भी हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। तो मतलब बाहर से देखने में सब ठीक लग रहा था, एक बसा वसाया परिवार। लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। हाँ, अंदर ही अंदर दरारें पड़ रही थीं। 2022 आते आते उनके रिश्ते में काफी कड़वाहट घुलने लगी। वजह? मुमताज अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, अक्सर दौरे पर रहते थे या मीटिंग्स में। इसी वजह से सबा को शक होने लगा कि शायद मुमताज का किसी दूसरी महिला से अफेयर चल रहा है। ओहो, शक। हाँ, और इस बात पर दोनों में झगड़े होने लगे। सबा ने शक के चलते पति पर नजर रखने के लिए चुपके से उनके मोबाइल में एक ट्रैकर ऐप भी डाल दी थी। लोकेशन ट्रैक करने वाली ऐप। हाँ, वही। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। क्या? इसी दौरान जब सबा को पति पर शक था, वो खुद अपने ही किसी दूर के रिश्तेदार के ज्यादा करीब आ गई और धीरे धीरे उसका उस शख्स के साथ अफेयर शुरू हो गया। अरे, तो वो जो पड़ोसियों ने जिक्र किया था अनजान युवक का? हाँ, बहुत मुमकिन है कि वो यही रिश्तेदार था जो मुमताज की गैर मौजूदगी में घर आने लगा था। अब सबा का बर्ताव भी बदलने लगा, वो चिड़चिड़ी सी रहने लगी। तो अब मुमताज को शक हुआ होगा? हाँ, अब शक की सुई मुमताज की तरफ घूमी। उसने बच्चों से इशारों में पूछा तो बच्चों ने बताया कि हाँ, पापा जब नहीं होते तो एक अंकल घर आते हैं। उफ, मामला तो और उलझ गया। अफेयर के शक नहीं, शायद अफेयर को जन्म दे दिया। फिर मुमताज ने क्या किया? सच जानने के लिए मुमताज ने घर में लगवा दिए सीसीटीवी कैमरे। अच्छा। जैसे ही कैमरे लगे, सबा एकदम सतर्क हो गई। उसने फौरन अपने उस रिश्तेदार को फोन किया और कहा कि अब घर मत आना। लेकिन पति पत्नी के बीच के झगड़े वो अब रोज की बात हो गए थे। शक, तनाव इतना बढ़ गया कि मुमताज ने कई बार सबा की पिटाई भी की। बस यहीं से कहते हैं सबा के मन में पति के लिए नफरत भर गई और उसने ठान लिया कि अब वो इस रिश्ते से किसी भी तरह छुटकारा पाकर रहेगी। और फिर उसने हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। हाँ, उसने क्राइम थ्रिलर फिल्में देखना शुरू किया। गूगल और यूट्यूब पर हत्या के तरीके खोजने लगी, जैसा मैं पहले पता चला। उसने एक कागज पर एक लाइन भी लिखी थी, कुछ ऐसी कि हारना मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगी। ये भी मिला पुलिस को? हाँ, शायद मुमताज ने ये पढ़ा भी पर ध्यान नहीं दिया, सोचा बच्चों के लिए लिखा होगा। और फिर सबा ने बहुत चालाकी से कुछ समय पहले ही ताले की चाबी खोने का बहाना बनाया। चाबी खोने का बहाना? हाँ, और दरवाजे की जाली और ताला कटवा लिया, नया लगवाने के लिए, ताकि हत्या के बाद जब पुलिस को कटी हुई जाली मिले तो लगे कि बाहर से कोई आया और ये लूटपाट का मामला है। पूरी प्लानिंग। कितनी सोची समझी साजिश। और फिर आई 7 जुलाई 2025 की वो रात। हाँ, उस रात मुमताज देर से घर लौटा। उसने शराब पी रखी थी। तभी उसके पास किसी का फोन आया और वो बात करते हुए छत पर चला गया। जब नीचे आया तो सबा ने पूछा भी कि किसका फोन था। मुमताज ने टाल दिया। फिर सबने साथ खाना खाया और मुमताज सोने चला गया। सबा बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई। और फिर बच्चे तो सो गए, लेकिन सबा जागती रही, शायद सही मौके का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 1:20 बजे उसने सबसे पहले जाकर सीसीटीवी का वो डीवीआर निकाला, ताकि रिकॉर्डिंग ना हो। बिल्कुल। फिर वो इंतजार करती रही और रात करीब 2:30 बजे अचानक बिजली चली गई। ये शायद उसकी योजना का हिस्सा नहीं था, पर इससे उसका काम आसान हो गया। अंधेरे का फायदा। हाँ, वो एक हथौड़ा और चाकू लेकर मुमताज के कमरे में घुसी। मुमताज उस वक्त गहरी नींद में था। सबा ने पहले तकिए से उसका मुंह दबाने की कोशिश की, फिर हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए। हे भगवान!
जाहिर है मुमताज ने बचने की कोशिश की होगी, वो उठने लगा होगा, तभी सबा ने चाकू निकाला और उस पर लगातार वार करने शुरू कर दिए। उसका गला काट दिया और जैसा रिपोर्ट में था, क्रूरता की हद पार करते हुए आंखें भी फोड़ दी। जहां ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हत्या करने के बाद उसने क्या किया, सबूत कैसे मिटाए? हत्या के बाद उसने बड़ी, कह सकते हैं, ठंडे दिमाग से सबूत मिटाने की कोशिश की। मुमताज के दोनों मोबाइल फोन और वो सीसीटीवी का डीवीआर लेकर वो पड़ोसियों की छत पर गई और वहां से पास की झाड़ियों या जंगल जैसी जगह में फेंक दिया। अच्छा। फिर वापस अपने घर की छत पर आई, दरवाजे की जाली को काटा और वो ताला लगा दिया जिसे उसने पहले ही कटवा रखा था, ताकि ये लगे कि ताला और जाली काटकर कोई अंदर आया है। लूटपाट का सीन बनाने के लिए। हाँ। फिर नीचे आई, अपने खून सने कपड़े बदले, कमरे में सामान बिखेरा ताकि लूटपाट का सीन लगे, और फिर बच्चों के पास जाकर लेट गई। सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि लूटपाट हो गई, पति की हत्या हो गई। पूरा नाटक। बाद में जब सबा ने जुर्म कबूल कर लिया तो पुलिस ने उसके निशानदेही पर, मतलब उसके बताने पर, वो फेंके गए मोबाइल फोन और डीवीआर बरामद भी कर लिए। सबा ने पुलिस को यही बताया कि उसने हत्या अकेले ही की है, लेकिन पुलिस और शायद बहुत से लोगों के मन में ये शक बना रहा कि क्या वाकई ये सब उसने अकेले किया या पर्दे के पीछे कोई और भी था। वो रहस्यमय रिश्तेदार। हाँ, खासकर वो रिश्तेदार जिसका जिक्र पड़ोसियों और बच्चों ने किया था। उसका क्या हुआ, वो कौन था? ये राज सबा ने कभी नहीं खोला। उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन पीछे छूट गए 3 बच्चे। हाँ, इस कहानी ने शक, बेवफाई और बदले की आग में जलकर 3 मासूम बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। बहुत ही दुखद अंत। वाकई एक बेहद दर्दनाक और उलझी हुई कहानी। चलिए अब बिहार से चलते हैं उत्तर प्रदेश, आगरा। ये कहानी भी भरोसे के कत्ल की है, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा अलग है। ये घटना 2021 की है, आगरा के कूचा साधुराम इलाके की। यहाँ रेखा नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों, 2 बेटे और 1 बेटी के साथ अकेली रहती थी। अकेली? हाँ, पति अमन से उसका 8 महीने पहले ही तलाक हो चुका था। रेखा की जिंदगी में मुश्किलें बचपन से ही थीं। माँ जल्दी गुजर गईं, पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो रेखा आगरा में अपने चाचा के पास पली बढ़ी। अच्छा। पड़ोसियों का कहना था कि रेखा थोड़ी डरी सहमी सी रहती थी, ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी। वो अक्सर अपने घर का दरवाजा बंद रखती थी, और अगर कभी अकेले बाहर जाना होता तो बच्चों को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा जाती थी। इतनी सतर्क। काफी प्रोटेक्टिव थी बच्चों को लेकर। हाँ। फिर 21 जुलाई 2021 की रात को कुछ अजीब हुआ। एक पड़ोसी ने देखा कि रेखा के घर का दरवाजा खुला है, जो कि उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। खुला दरवाजा रात में? हाँ, रात करीब 12 बजे उसने फिर देखा, दरवाजा तब भी खुला था। अगली सुबह जब फिर से दरवाजा खुला ही मिला तो पड़ोसी को शक हुआ, कुछ अनहोनी की आशंका हुई। उसने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। अच्छा किया। पुलिस पहुंची फिर? हाँ, पुलिस जब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। क्या देखा पुलिस ने? अंदर रेखा और उसके 3 बच्चों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। 3 बच्चों की भी? हे भगवान! हाँ, और खासकर रेखा का शव जिस हालत में मिला वो थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। पुलिस ने तुरंत 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम से क्या पता चला? हत्या कैसे हुई थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस हत्याकांड की क्रूरता को और साफ कर दिया। पता चला कि चारों की हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी। कैसे? उनकी गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से इतनी सफाई से काटी गई थी कि सांस की नली तक कट गई थी। उफ! रिपोर्ट के मुताबिक मौत 21 जुलाई को ही हो चुकी थी, यानी उसी दिन जब पड़ोसी ने पहली बार दरवाजा खुला देखा था। एक साथ 4 हत्याएं, पूरे परिवार की। शहर में तो सनसनी फैल गई होगी। पुलिस का शक सबसे पहले किस पर गया होगा? पति पर? हाँ, जाहिर है शक की सुई सबसे पहले पूर्व पति अमन पर ही गई। रेखा के मायके वालों ने, मतलब चाचा वगैरह ने, उन्होंने भी अमन और उसकी दूसरी पत्नी पर ही शक जताया। कोई वजह? रेखा की ननद ने पुलिस को बताया कि जिस मकान में रेखा रहती थी वो 6 साल पहले अमन ने ही रेखा के नाम पर खरीदा था। अच्छा। तलाक के समय तो रेखा बच्चों को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो खुद अमन से कह रही थी कि वो बच्चों को ले जाएं।
वो बच्चों को देना चाह रही थी। हाँ, लेकिन अमन कोर्ट के आदेश के बिना बच्चे लेने को तैयार नहीं था और इसी बात पर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। तो क्या वो कातिल निकला? पुलिस ने अमन से लंबी पूछताछ की, लेकिन जांच में वो बेकसूर पाया गया। उसके पास पक्के सबूत थे कि घटना के समय वो शहर में या आसपास था ही नहीं। अच्छा, तो वो नहीं था। फिर पुलिस ने फिर तंत्र मंत्र के एंगल से भी जांच की। तंत्र मंत्र? क्यों? पता चला था कि रेखा का एक मुंह बोला भाई था, रमेश नाम का। उसके कहने पे रेखा पूजा पाठ में बहुत ज्यादा लग गई थी, घंटों पूजा करती थी। तो पुलिस ने सोचा कहीं कोई तांत्रिक क्रिया या बलि जैसा मामला तो नहीं है, लेकिन इस दिशा में भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कोई और एंगल? जांच के दौरान एक और बात सामने आई। पता चला कि तलाक के बाद रेखा के रामपुर के रहने वाले सलीम खान नाम के एक शख्स से काफी करीबी रिश्ते बन गए थे। अच्छा। पुलिस ने सलीम को ढूंढकर उससे भी पूछताछ की, पर उसने रेखा से किसी भी तरह के प्रेम संबंध होने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस अब तक खाली हाथ थी, लेकिन एक बात धीरे धीरे साफ हो रही थी। क्या? कि रेखा बहुत सतर्क रहती थी। वो आसानी से किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलती थी। इसका मतलब कातिल कोई ऐसा शख्स था जिसे वो जानती थी और शायद उस पे भरोसा भी करती थी। हाँ, ये तो लगता है। जब जान पहचान के लोगों से भी सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने क्या किया? किस दिशा में जांच बढ़ाई? जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, तब पुलिस का ध्यान गया रेखा की आर्थिक स्थिति और संपत्ति की तरफ। पैसा? हाँ, जांच में पता चला कि तलाक के वक्त रेखा को अमन से मुआवजे के तौर पर एक अच्छी खासी रकम मिली थी और काफी जेवरात भी मिले थे। और ये भी सामने आया कि रेखा आगरा वाला अपना मकान बेचकर दिल्ली में करीब 18 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदने की सोच रही थी। दिल्ली जा रही थी वो? हाँ, शायद अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती थी और बच्चों की जिम्मेदारी अमन को देना चाहती थी। तो सवाल उठा कि क्या संपत्ति का लालच, क्या ये हत्या की वजह हो सकता था? हो सकता है। तो इस एंगल पर कोई मिला? पुलिस की जांच अब सिमटकर एक आखिरी शख्स पर आ टिकी, रेखा का फुफेरा भाई। फुफेरा भाई मतलब पिता की बहन का लड़का? हाँ, संतू नाम था उसका। रिकॉर्ड्स देखने पर पता चला कि तलाक के बाद रेखा सबसे ज्यादा फोन पर उसी से बात करती थी। वो अक्सर उससे मिलने भी आता था, काफी करीबी रिश्ता था। तो उस पर शक गया? शक तो गया, लेकिन यहाँ एक बड़ी पेंच थी। क्या? जिस दिन हत्या हुई उस दिन संतू की मोबाइल लोकेशन आगरा शहर से बाहर की थी। बाहर के? हाँ, ये उसकी पक्ष में एक बहुत मजबूत सबूत था कि वो घटना के समय शहर में था ही नहीं। फिर तो निर्दोष साबित हो जाता है, या? पहली नजर में तो ऐसा ही लगा, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने रेखा की गली और आसपास के इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उनकी फुटेज को बहुत बारीकी से खंगालना शुरू किया। और कुछ मिला? हाँ, यही उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। एक कैमरे की फुटेज में संतू घटना वाले दिन रेखा के घर की तरफ जाने वाली गली में साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या? गली में देखा? लेकिन उसका फोन तो शहर से बाहर था। ये कैसे हो सकता है? यही बात चौंकाने वाली थी। पुलिस को तुरंत शक हुआ कि संतू ने बहुत चालाकी की है। क्या चालाकी? कि उसने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन किसी और के हाथ या शायद किसी गाड़ी में रखकर शहर से बाहर भेज दिया था, ताकि वो अपनी लोकेशन को लेकर पुलिस को गुमराह कर सके, खुद को बेगुनाह दिखा सके। ये एक सोची समझी चाल थी। ओहो, मतलब उसने सबूत प्लांट किया था अपने बचाव के लिए। बिल्कुल। अब तो संतू पर शिकंजा कस गया होगा। बिल्कुल। पुलिस ने अब संतू को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मान गया वो? ज्यादा देर नहीं लगी, संतू टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने रेखा और उसके 3 मासूम बच्चों की हत्या की है। उसी ने? फुफेरे भाई ने? लेकिन क्यों? एक भाई ने अपनी बहन और भांजे भांजी को क्यों मार डाला? वजह क्या थी? वजह थी पैसा, लालच। पैसा? संतू ने बताया कि उसने रेखा से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। अच्छा, उधार लिए थे? हाँ, और रेखा अब अपने पैसे वापस मांग रही थी। शायद दिल्ली जाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। जब रेखा ने पैसे लौटाने के लिए ज्यादा दबाव बनाया तो संतू घबरा गया। उसने सोचा कि अगर वो रेखा को ही रास्ते से हटा दे तो उसे ना तो पैसे लौटाने पड़ेंगे और शायद उसके घर से और पैसे और जेवर भी लूट लेगा। तो उसने अकेले ही ये सब किया या कोई और भी था? नहीं, वो अकेला नहीं था। उसने अपने 2 दोस्तों को भी इस खौफनाक साजिश में शामिल किया था। 2 दोस्त भी? हाँ, प्लान के मुताबिक वो लोग खरीदार बनकर रेखा के घर पहुंचे थे। खरीदार बनकर? हाँ, शायद मकान देखने के बहाने। रेखा ने भाई समझकर भरोसा किया,
उन्हें घर में बिठाया, शायद चाय नाश्ता भी कराया। और फिर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने पास में रखी कैंची से ही रेखा का गला रेत दिया। कैंची से? हाँ। संतू ने बताया कि उनका इरादा सिर्फ रेखा को मारने का था, इसीलिए वो कोई हथियार साथ नहीं लाए थे। सोचा था कि घर में ही कुछ मिल जाएगा, लेकिन तभी अचानक रेखा का बड़ा बेटा कमरे में आ गया। ओह नो, बच्चे ने देख लिया। हाँ, अब पकड़े जाने के डर से उन्होंने उसे भी मार डाला। और फिर उन्होंने सोते हुए बाकी दोनों मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी मार दिया। सोते हुए बच्चों को? हे भगवान। हाँ, और इसके बाद वो घर में रखी नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। भरोसे का इतना भयानक अंजाम। एक भाई ने चंद पैसों के लिए अपनी बहन और उसके बच्चों की जान ले ली। ये तो अकल्पनीय है। पुलिस ने संतू और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। ये कहानी भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जैसा कि स्रोत वीडियो क्राइम की कहानी हिंदी में भी इशारा किया गया है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है और भरोसे का गलत इस्तेमाल कितना घातक हो सकता है। हाँ, शायद अगर रेखा ने संतू से पैसे वापस लेने के लिए सीधे लड़ने के बजाय पुलिस या किसी और समझदार रिश्तेदार की मदद ली होती, या फिर अगर अमन बच्चों को अपने साथ रखने पर राजी हो गया होता पहले ही, तो शायद आज वो और उसके तीनों बच्चे जिंदा होते। कौन जाने। तो ये थी दो दिल दहला देने वाली कहानियां जो हमें दिखाती हैं कि कैसे रिश्तों की उलझनें, शक, बेवफाई और लालच, कैसे ये सब भरोसे की नींव को हिलाकर रख देते हैं और कभी-कभी कितने भयानक अंजाम तक ले जाते हैं। हाँ, एक तरफ पत्नी ने पति की हत्या की इतनी खौफनाक साजिश रची, तो दूसरी तरफ जिस भाई पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही पैसों के लालच में पूरे परिवार का कातिल बन गया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे बिल्कुल सामान्य दिखने वाले रिश्ते और हालात इतने खौफनाक मोड़ ले सकते हैं। और दोनों ही मामलों में एक पैटर्न बहुत साफ नजर आता है। या? कि हत्यारा कोई बाहरी या अजनबी नहीं था, वो कोई करीबी था, कोई ऐसा जिस पर शायद पीड़ित ने भरोसा किया था। सही कहा। पहली कहानी में पत्नी ही मुख्य आरोपी निकली, हालांकि किसी और के शामिल होने का शक तो बना ही रहा। और दूसरी कहानी में वो फुपेरा भाई कातिल निकला, जिससे मृतका सबसे ज्यादा बात करती थी, जिस पर वो शायद सबसे ज्यादा निर्भर थी। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि रिश्तों में विश्वास की सही सीमा क्या होनी चाहिए। और आज के समय में जहां धोखे इतने आम हैं, कितनी सतर्कता जरूरी है। बिल्कुल। और इन कहानियों से परे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों? मतलब जब रिश्ते बिगड़ते हैं, जब पैसों का लेन देन उलझता है या जब भरोसे का गलत इस्तेमाल होता है, तो लोग बातचीत से या कानूनी मदद से या किसी सही समाधान का रास्ता चुनने के बजाय इतने हिंसक कदम क्यों उठा लेते हैं? हाँ, समाज में बढ़ती ये असहिष्णुता, ये हिंसा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। जरूर। और अगर आप ऐसी और सच्ची आपराधिक घटनाओं और उनके पीछे के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को और गहराई से समझने में रुचि रखते हैं, तो आप स्रोत वीडियो की YouTube चैनल को जरूर देख सकते हैं। हाँ, वो काफी डिटेल में इन केसेस को कवर करते हैं। बिल्कुल, वहाँ आपको ऐसी कई और झकझोर देने वाली कहानियां मिलेंगी। हमारा मकसद इन विश्लेषणों से सीखना है और शायद समाज को थोड़ा और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देना है। सही बात है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।